हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी और स्वागत करता हूं आपकी अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में। साइकोलॉजी की पाठशाला जो पूरी तरह डेडिकेटेड है साइकोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझने के लिए। और आज उसी पाठशाला में हम लोग रिसर्च के एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा हम अलग अलग टॉपिक्स जिसमें हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, या हमने बहुत सारी सैंपलिंग की टेक्निक्स पर भी डिस्कस किया था। आज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसे हम असंभाव्यता प्रतिचयन विधि कहते हैं, उसी के एक और प्रकार को समझने की कोशिश करते हैं और उस प्रकार का नाम है पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव सैंपलिंग। उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन। हमने कई बार ये बात डिस्कस की है कि जब भी हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के किसी टाइप की चर्चा करते हैं तो वहां पर कभी भी रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है। हम लोगों का यादृच्छिक प्रतिचयन कभी नहीं करते हैं। यह भी एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। यहां पर एक बहुत ही अच्छा एक शब्द है, अगर आप देखें, पर्पसिव, जो बना है पर्पस से। और यदि इसमें हम सैंपल सिलेक्शन की बात करेंगे तो रिसर्च जब भी कोई एक रिसर्चर करता है तो उसका एक अपना स्पेसिफिक पर्पस होता है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को लेकर वो काम करता है और उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को वो अपने माइंड में रखकर ही किन्हीं भी सैंपल का सिलेक्शन करता है, किन्हीं भी लोगों का चयन करता है कि जिनसे वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। तब यहां पर उद्देश्य क्या होगा, उसको एक रिसर्चर को ध्यान रखना पड़ेगा और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही इसका नाम बनाया गया है पर्पसिव सैंपलिंग, उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन। इस उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन में रिसर्चर खुद जजमेंट लेता है, अपनी स्वेच्छा से वो सैंपल का सिलेक्शन करता है। वो ये जानता है या वो ये मानकर चलता है कि नहीं, मेरे पर्पस को ये जो लोग हैं ये पूर्ण करेंगे मेरे पर्पस को। तब वो क्या करता है, वो उन लोगों का सिलेक्शन कर लेता है और वो ये भी मानकर चलता है कि मैं जिन लोगों का सिलेक्शन अपने सैंपल के लिए कर रहा हूं वो बिल्कुल रिप्रेजेंट करेंगे पूरी के पूरी पॉपुलेशन को। आपको ध्यान होगा कि सैंपल का मीनिंग क्या होता है। सैंपल का मीनिंग होता है कि एक ऐसा समूह जो कि जनसंख्या के विशेषताओं को पूरी तरह प्रतिनिधित्व करे। और बिल्कुल यहां भी अगर उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन हो या सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड हो या कोटा सैंपलिंग मेथड हो, हर सैंपलिंग मेथड में यह चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जिन भी सैंपल का सिलेक्शन किया गया है क्या वो उस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरी तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर ये रिसर्चर है वो ये मानकर चलता है कि हां, बिल्कुल जिसका मैं चयन कर रहा हूं वो उस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसीलिए इसका एक नाम और भी है इस पर्पसिव सैंपलिंग का, जिसे हम कहते हैं जजमेंटल सैंपलिंग, निर्णायक प्रतिचयन। क्यों नाम है निर्णायक प्रतिचयन? क्योंकि जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, वो ये जजमेंट ले रहा है, वो ये निर्णय कर रहा है कि मैं जिन लोगों का चयन कर रहा हूं वो लोग पूरी के पूरी पॉपुलेशन का ठीक ढंग से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसलिए इसका नाम जजमेंटल है। लेकिन हम इसका सिलेक्शन करें कैसे? क्या विधि है जिसको हम कहेंगे कि ये पर्पसिव सैंपलिंग है या जजमेंटल सैंपलिंग है? इसका एक बहुत ही अच्छा सा एक एग्जांपल है जिसके ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं। मैं रिसर्च करना चाहता हूं डॉक्टर्स के ऊपर। डॉक्टर्स की
जॉब सेटिस्फेक्शन की स्टडी मैं करना चाहता हूं। मैं बहुत स्पेसिफिक अपने पर्पस बनाता हूं इसके लिए, थोड़ा सा आप और ठीक तरीके से ध्यान दीजिएगा। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि डॉक्टर्स की जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर करना। अब मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, जो कोई आई स्पेशलिस्ट भी होते हैं, कोई बोन स्पेशलिस्ट भी होते हैं, कोई गायनोकोलॉजिस्ट होता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई किसी की अपनी प्राइवेट खुद की क्लिनिक होती है, या कोई गवर्नमेंट जॉब करता है। कितने सारे डॉक्टर्स होते हैं। तो मैं किन डॉक्टर्स का सिलेक्शन करूंगा, या कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पूरे के पूरे डॉक्टर्स की जो कम्युनिटी है उसको ठीक ढंग से रिप्रेजेंट करते होंगे। तब मैं क्या करता हूं, अपने और स्पेसिफिक पर्पस तैयार करता हूं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स तैयार करता हूं। और वो कैसे हो सकते हैं? मैं जो रिसर्च करना चाहता हूं उसके लिए मैं ये फिक्स कर सकता हूं, ये मैं जजमेंट ले सकता हूं कि मैं केवल जो डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल हैं होते हैं उनके डॉक्टर्स को लूंगा, जो कि सरकारी हॉस्पिटल हैं जो जिले में होते हैं उनको लूंगा। दूसरा, मैं उन डॉक्टर्स को लूंगा जिन्होंने एमडी या एमएस की डिग्री ली है। दूसरा एक क्राइटेरिया मैंने फिक्स कर लिया। तीसरा एक क्राइटेरिया और फिक्स कर लेता हूं मैं कि ऐसे डॉक्टर्स जिनकी 10 ईयर 10 साल की सर्विस हो चुकी है। मैंने क्या कहा? मुझे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं उनके जॉब सेटिस्फेक्शन की स्टडी करनी है। तो मैं अपना कुछ पर्पस, कुछ क्राइटेरिया फिक्स करता हूं। पहला क्राइटेरिया कि मैं कहां पर अपनी स्टडी करना चाहता हूं, डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल्स पर। अहमदाबाद में एक सिविल हॉस्पिटल है, तो राजकोट में सिविल हॉस्पिटल है, या जिस पेरिफेरी में भी जो जहां भी जिले हैं हर में एक एक सिविल हॉस्पिटल होगा। मैं केवल उन हॉस्पिटल से ही अपने डॉक्टर्स को लूंगा जिनको सैंपल में सिलेक्शन मुझे करना है। दूसरा, यह भी एक हो सकता है कि जो कि परमानेंट डॉक्टर होंगे। परमानेंट डॉक्टर का मतलब कि परमानेंट सर्विस पे होंगे, उनको मैं लूंगा। तो मैंने 4 क्राइटेरिया फिक्स कर दिए। नंबर 1, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनका सिलेक्शन करना है। नंबर 2, जो डॉक्टर एमडी या एमएस होंगे केवल मैं उन्हीं पर काम करूंगा। नंबर 3, जिन डॉक्टर्स को 10 साल हो गए होंगे केवल उन्हीं पर स्टडी करूंगा। और नंबर 4 कि ठीक है वो 10 साल से भी काम कर रहे हैं लेकिन वो डॉक्टर परमानेंट होने चाहिए, स्थायी होने चाहिए, उन डॉक्टर्स का मैं सिलेक्शन करूंगा। मैंने क्या किया अब आप खुद देखें। मेरे बिल्कुल स्पेसिफिक पर्पस है, बहुत ही पिन पॉइंट में रिसर्च करने की इच्छा रख रहा हूं कि मैं केवल उन्हीं लोगों को लूंगा जिनको 10 साल परमानेंट नौकरी हो गई है, जिनकी जो एमडी या एमएस ही होंगे और जो कि डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट डॉक्टर ही होंगे। अब मुझे और कहीं नहीं जाना, मुझे अब किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना। मैं डायरेक्ट ही उस प्लेस पर जाता हूं और जिन पर ये चारों के चारों क्राइटेरिया मेरे फुलफिल होते हैं केवल उन्हीं डॉक्टर्स को मैं सेलेक्ट करता हूं उनकी कंसेंट से। देखिए, कंसेंट तो लेनी पड़ेगी, उनकी परमिशन तो लेनी पड़ेगी कि साहब मैं आपको अपने रिसर्च का पार्ट बना रहा हूं, क्या आप बनेंगे? मैं आपको सैंपल में लेना चाहता हूं, क्या आप मेरे रिसर्च में सैंपल का पार्ट बनेंगे? वो कहता है यस, आप उससे कंसेंट फिल करवा लीजिए। रिटर्न में कंसेंट होती है, उससे कंसेंट फिल करवा लीजिए और कंसेंट फिल करके उसको अपने सैंपल में सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन किनको करेंगे? जो आपके स्पेसिफिक ये जो 4 उद्देश्य आपने लिखे हैं उन उद्देश्य को पूरा करते हो। और आप ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो 4 उद्देश्य जो मैंने लिखे हैं ये अगर वो डॉक्टर पूरा करता है तो फिर वो उस पूरी के पूरी डॉक्टर कम्युनिटी जो है उनका सही सही रिप्रेजेंटेशन करता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस सैंपल का सिलेक्शन किया जा रहा है यह ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि वो जो सैंपल है वो उस पूरी के पूरी जो पॉपुलेशन है उसका ठीक ढंग से रिप्रेजेंटेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन मैं रिसर्चर हूं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, जो मैंने उद्देश्य अपने बनाए हैं, वो उद्देश्य को अगर जो डॉक्टर पूरा करेगा वो बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन करेगा। बस यही है पर्पसिव सैंपलिंग। आप कहेंगे कि साहब एक्सीडेंटल सैंपलिंग होती है, उसमें भी तो हम कोई स्पेसिफिक लोगों को लेते हैं।
हम कोटा सैंपलिंग होती है तो भी हम स्पेसिफिक लोगों को लेते हैं, हम कोई प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है तब भी हम स्पेसिफिक कुछ ना कुछ लोगों को ही लेते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर क्या है, बिल्कुल केवल और केवल उन्हीं लोगों को लेना है जो मेरे सारे के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। यहां पर रैंडमाइज सिलेक्शन नहीं है, यहां पर सारा सिलेक्शन रिसर्चर पर डिपेंड करता है, लेकिन रिसर्चर एक्सपर्ट होना चाहिए। जो एक्सपर्ट रिसर्चर होगा वही ठीक ढंग से इस पर्पसिव सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग से अपने सैंपल का सिलेक्शन कर पाएगा, अदरवाइज वो कुछ ना कुछ गलतियां करेगा। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि पहले एक रिसर्च के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स को कौन कौन से लोग पूरा कर सकते हैं, उसके आधार पर अब मैंने क्या किया, अब यहां से जो लोग, जो डॉक्टर्स निकले, इन चारों से पास होकर जो डॉक्टर सेलेक्ट हुए, उनके जॉब सेटिस्फेक्शन की स्टडी मैं करूंगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कैसे डॉक्टर्स का सिलेक्शन किया है। यही है उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन या निर्णायक प्रतिचयन, जिसे आप पर्पसिव सैंपलिंग भी कह सकते हैं, जिसे आप जजमेंटल सैंपलिंग भी कह सकते हैं। और ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। यहां पर एक चीज जो इसकी विशेषता है कि कम खर्चा लगता है, कम समय लगता है, क्योंकि आप बहुत लिमिटेड हो गए, तब टाइम बाउंड हो गए हैं, क्योंकि कम लोगों के पास जाना है। जब जनसंख्या बहुत बड़ी है और आपने कुछ लोगों का बिल्कुल सिलेक्शन करना है, तो आप बिल्कुल उसी एरिया पे जाएंगे और वहां से सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपकी एनर्जी बच गई, आपका समय बच गया, आपका पैसा बच गया। लेकिन एक चीज जो इसकी कमी भी है, और कमी क्या है, यह भी हो सकता है कि वो डॉक्टर्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं पर्पसिव सैंपलिंग से, हो सकता है कि वो उस पूरी पॉपुलेशन को ठीक ढंग से रिप्रेजेंट ना भी करते हो। अगर ठीक ढंग से अच्छी तरह रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा उनका पॉपुलेशन के लिए, तो फिर आपका जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा गड़बड़ आएगा। फिर आपको जनरलाइज करने में रिजल्ट को थोड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि वो जो सैंपल है वो आपकी पॉपुलेशन की सारी विशेषताओं को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। बस यही है पर्पसिव और जजमेंटल सैंपलिंग। काफी इजी है, लेकिन इजी देखने में है, लेकिन आपको एक्सपर्टीज की जरूरत है, आपको अनुभव की जरूरत है, और उसी अनुभव के आधार पर ही आप इस पर्पसिव और जजमेंटल सैंपलिंग का चयन करेंगे। नेक्स्ट, कल फिर हम एक वीडियो में मिलेंगे और कल हम डिस्कस करने वाले हैं कोटा सैंपलिंग। कल भी वीडियो देखिएगा जरूर, क्योंकि आज का आप वीडियो देख रहे हैं वो एक अलग सैंपलिंग है। कल फिर एक नई सैंपलिंग होगी और हर दिन एक नए कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कशन करते चलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा इस साइकोलॉजी की पाठशाला में। इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें कि आगे से आगे लोगों तक ये पहुंच सके, और यदि उनकी रिसर्च से रिलेटेड या साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो इस वीडियोस से जो हम बना रहे हैं उससे कुछ फायदा ले सकें। थैंक यू।